सभी साथियों को मेरा सहृदय नमन। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने पर्यावरण का एमसीक्यूज आपके समक्ष रख रहे हैं, जो कि अति संभावित, जो कि आपके टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं आपके समक्ष जो हम आपके वीडियोस में प्रदान कर रहे हैं, ये आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत ही इत्मीनान के साथ और धैर्य के साथ अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका प्रश्न है, धूल कण माफ़ कीजिएगा, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो इसका सही जवाब जो कि आपके सामने है, आंसर आपका ए है, यानी अशोक का वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने का जो एक उपयुक्त साधन है। और साथ साथ आपको इस प्रश्न के बारे में एक बात और बता दें, जैसे कि आप नेशनल हाईवेज़ पर आप जब जाते हैं और बसों में या फिर बैठते हैं जो है, तो आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे पे जो डिवाइडर बना होता है, उस डिवाइडर पर आपके कुछ और पौधे लगे हुए होते हैं। तो क्या आपने कभी अनुभव किया कि ये पौधे किस काम में आते हैं? कभी अनुभव किया? नहीं ना? तो वो पौधे जो है आपकी जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं, तो नॉइज़ पॉल्यूशन, वो जो है उसको ऑब्ज़र्व करने का काम करते हैं। ये चीज़ आप नोट करिएगा। हम जो आपको फैक्ट दे रहे हैं बहुत ही सटीक और सही बता रहे हैं आपसे। तो जो ज़्यादा करके जो कंडेल का जो पेड़ होता है या फिर अड़हुल का फूल होता है, ये फूल की बने पेड़ की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो है आपकी जो नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने का काम करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते, ताकि जो है इसका पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में ना बढ़े। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप कभी भी आप सैर करें तो देखिए क्या कि जो आपके जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं ना, जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर के बीच में जो है आपके कुछ पौधे लगाए जाते हैं। उन पौधों को आप एनालिसिस करिएगा कि ये क्यों लगाए जाते हैं। जो अभी अभी हमने आपसे बात बताई है ना, उस वही चीज़ जो है ये नॉइज़ पॉल्यूशन का जो है रोकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि धूल प्रदूषण को रोकने का काम अशोक का वृक्ष करता है। समझ गए ना हमारी बात को? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको सामाजिक तौर तरीके पर आपको जोड़ने का प्रयास किया, सामाजिक तौर तरीके पर। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? अशोक वृक्ष धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब अब आपको बताना है। जैसा कि आपको हमने प्लेलिस्ट में जो है ईवीएस नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने आपको जो है सभी दिवसों के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला आपका है 14 दिसंबर, दूसरा आपका बी ऑप्शन 14 नवंबर, सी ऑप्शन है 14 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 14 सितंबर। तो आपकी माइंड में ये बात आ गई होगी इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आप बताइएगा क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए, आपके समक्ष है। आंसर आपका ए सही है बिल्कुल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अब आपको हम बार बार जो है
एक बात पर ही जोर दे रहे हैं कि आप सभी दिवसों को याद कर लीजिए, क्योंकि 2016 से मैं निरंतर देखता आ रहा हूँ कि 2 से 3 प्रश्न आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम में दिवस से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। या तो आपके 2 प्रश्न या आपके 3 प्रश्न हमेशा आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आएंगे भी, ये मेरा दावा है। इसलिए आपको दिवस के बारे में आपको बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान दीजिए और सभी दिवसों को आप मिस मत करिए, क्योंकि आपके यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर एकदम जान लीजिए कि गुलाब जामुन की तरह आपकी जेब में गिरेंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है 22 मई या 22 मार्च को या 22 अप्रैल को या 21 मार्च को। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप फटाफट। तो आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी कि इसका सही ऑप्शन आपका होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना भैया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता होगा। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता होगा। क्लियर। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। क्लियर। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आपका क्या है यहाँ पर, तो जैव विविधता दिवस। और वहीं पर 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका, बताइए। तो यहाँ पर आपका 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और आप 22 अप्रैल को जान ही गए होंगे विश्व पृथ्वी दिवस। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ इसका सही जवाब दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है वह है। तो आप इसका सही जवाब दीजिएगा हमें। इसका सही जवाब आपको देना होगा। इसका सही जवाब बताइए। पहला ऑप्शन ये है सागर, बी ऑप्शन है आपका महावीर, सी ऑप्शन है काजीरंगा और डी ऑप्शन है कान्हा। तो इसका सही जवाब आपको देना होगा। तो इसका सही जवाब, फिर से प्रश्न आपको ध्यान से इत्मीनान के साथ पढ़िएगा। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है वह है। तो वह जो है आपका क्या है, तो काजीरंगा है। समझ गए ना। काजीरंगा में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है। क्लियर होगी बात ना। चलिए ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, काजीरंगा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। व्याख्या में देख लेते हैं। काजीरंगा अभयारण्य हाथियों की संख्या के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लें। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपके सामने है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो अब इसमें आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इत्मीनान के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, क्योंकि प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका प्रश्न श्योर ही गलत होगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। तो प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका सही जवाब ए ऑप्शन होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और यह है आपका उत्तराखंड में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आप जान रहे हैं जो कि गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको पता है, ये हमने आपको बता ही चुका है वीडियो में, जो कि इसका हमने अभी हाल ही में जो इसका चर्चा हमने आपसे की थी राष्ट्रीय उद्यानों की।
तो जी दुहा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये उत्तराखंड में ये भी है, उत्तराखंड में आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। दोनों जो कि आपके जो है उत्तराखंड में ही हैं। लेकिन जो है आपका प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। तो आप ऑप्शन जान गए होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और यह जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम पहले था हैली नेशनल पार्क के नाम से यह प्रसिद्ध था। और बाद में इसका नाम जो है चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। समझ गए ना। तो ये 1936 में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसका परिवर्तित नाम जो कि पहले नाम इसका था हैली नेशनल पार्क। क्लियर होगी बात ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य स्थल प्रजनन के लिए। सी ऑप्शन है विभिन्न वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। और डी ऑप्शन है वन्य जीव जंतुओं के पहचान के लिए। तो आपको इसका सही जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन, विभिन्न वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और एक आपने सुना होगा एग मार्क, और यहाँ पर क्या है पग मार्क। एग मार्क आपका जो है क्या है कि जो आपकी खाद्य वस्तुएं होती हैं उसकी शुद्ध गुणवत्ता के प्रयोग में किया जाता है एग मार्क का प्रयोग। और वो जो एग मार्क हमने आपसे चर्चा की, ये प्रश्न जो है आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो है पूछा जा चुका है। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, पग मार्क। बहुत ही इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा अंत तक। एक एक प्रश्न आपके जो है कि आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए निवेदन करता हूं कि आप अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, पगमार्ग तकनीक का प्रयोग विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग विभिन्न वन्य जीवों जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। समझ गए ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 26 आपका क्या कह रहा है कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो सन 1961 में, सन 1980 में, सन 1972 में, सन 1970 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसका सही जवाब होगा आपका 1972 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देश में आपके यानी भारत में वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 1972 में देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 का ए भाग, अनुच्छेद 48। इसका सही जवाब आपको देना होगा। तो अब आप ऑप्शन जान गए होंगे। तो इसका सही जवाब आपको देना होगा
तो इसका सही जवाब आपको बता दें, ऑप्शन सी होगा। समझ गए ना। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक हर नागरिक का, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य और आत्मनिष्ठ पालन ये होगा कि वो जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत संरक्षण एवं सुधार कर सकें, और अपनी तरफ से हर नागरिक को जो है ये कर्तव्य अपना निर्वहन करना होगा कि वो पर्यावरण की शुद्धता के लिए वो अपने हर तरफ से जो है संरक्षण एवं पेड़ पौधों का पालन कर सकें एवं अपने एक एक पल का जो है पर्यावरण का जो है देखभाल कर सकें, और एक एक वृक्ष को अपने जीवन काल में रहते हुए अपने जो है एक एक वृक्ष या अपने जितने भी आपकी इच्छा हो वो अपने वृक्षों को लगा सकें, ताकि जो है आपका पर्यावरण की शुद्धता एकदम बरकरार रहे। तो 51A अनुच्छेद आपका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बैठता है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार हेतु जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संदर्भित है। समझ गए ना। चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है। यह कथन भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है और जो कि अनुच्छेद ए से संदर्भित है। तो बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो इसका सही जवाब आपका होगा अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 48A। तो इसका सही जवाब आपको प्रस्तुत करना होगा। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे। अभी आपने जो है अनुच्छेद 51A में जो कि संरक्षण एवं सुधार हेतु जो है नागरिकों का प्रथम एवं बहुमूल्य कर्तव्य होगा कि जो है अपना संरक्षण एवं सुधार कर सकें पर्यावरण के उपलक्ष्य में। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर आपका 28वां प्रश्न कह रहा है कि उनमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करने का प्रयत्न करें। अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा कि सुरक्षा की हेय दृष्टि से जो है मतलब उसमें ध्यान देना होगा, लेकिन यहाँ पे संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करने का प्रयत्न करना होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 48 का ए। चलिए तो इस प्रश्न को आप बहुत ही इत्मीनान के साथ देखिएगा और नोट करते चलिएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या है, यह कथन भारतीय संविधान के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। तो बहुत चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने हम रखे हैं, तो इसका सही जवाब आपको देना होगा। तो आज का प्रश्न यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जो कि ये लास्ट प्रश्न था आपके सामने। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में बहुत ही खूबसूरत प्रकरणों के साथ, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएंगे। और जितने भी हमने आपको वीडियोस प्रदान किए हैं EVS प्लेलिस्ट में आप जाके उन सबको देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आने चाहिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज आपसे विदा लेंगे। फिर कल मिलते हैं आपसे पुनः दोबारा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।